दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2, -3 q 10, y और उसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए यहाँ पे तो दूरी सूत्र से क्या होगा, मान लीजिए x2, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 10 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। यहाँ पे 10 में से 2 के 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। इस 64 को उधर ले जाइए तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36, ठीक है। y प्लस 3 का स्क्वायर होता है 36। अब देखिए यदि y का मान 3 रखते हैं तो 3 3 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अगर मान के चलिए -9 रखते हैं तो -9 प्लस 3 -6 का स्क्वायर 36, यानी ए और सी दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी, तो इतना लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में कितना, 43.2 किलोमीटर बट्टा में 2.4। अब इससे भाग दीजिए तो एक अंक के बाद है डेसिमल तो कट जाएगा, ठीक है। ये कट के कितना आ जाएगा 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पर स्थित है। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ पे जो है 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति है, ठीक है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से मूर्ति के शीर्ष बिंदु एवं स्तंभ के शीर्ष बिंदु के उन्नयन को, यानी यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो कितना है 60 है और 45, ये पूरा 60 है, ये 45 है, ठीक है। हमको निकालना है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, यानी ये मान लीजिए h, ठीक है, और 1.5 मीटर दे दिया गया है। तो देखिए 10 45 का मान कितना होगा 1, यदि ये 1 है तो इतनी ये भी 1 होगा। 10 60 का मान कितना होता है, 10 60 का मान √3, यानी ये पूरा कितना होगा √3, ठीक है, कितना होगा √3। लेकिन ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये कितना हो जाएगा, तो 10 60 का मान √3, ये हो जाएगा 1। 10 60 का मान कितना होता है √3, ये 1, तो इतना का मान क्या होगा, इतना ये होगा √3 - 1। अब देखिए √3 - 1, ठीक है। तो √3 - 1 का मान कितना है 1.5, ठीक है, 1.5। √3 - 1 का मान, √3 - 1 का मान कितना है, तो ये है आपको 1.5। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 1.5 बाई √3 - 1, ठीक है, √3 - 1। अब यदि परिमेयकरण करते हैं तो क्या होगा, 1.5 बाई √3 - 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 - 1, 1.5 इंटू √3 प्लस 1, नीचे में होगा a² - b², यानी कितना होगा 2, ठीक है। यानी जो है उसको यदि, अब देखिए √3 का मान रखिएगा तो 1.3 इंटू √3 मान 1.732 प्लस 1 अब बाई कितना है 2, यानी 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 कितना है 5 था, सॉरी 1.5 इंटू ये हो जाएगा आपको 1.366, भाग भी दे देंगे जोड़ के, ये आ जाएगा 2.049 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 यानी बी ऑप्शन। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को इतना मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया, जो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। अब कहता है कि किसी दूरी, ठीक है, दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, कितनी दूरी दौड़ने के बाद। तो यहाँ यदि आप गौर करें तो दूरी तो पता है 450 मीटर, ठीक है। चोर और पुलिसकर्मी का जो चाल का रेशियो भी दे दिया गया, ठीक है। हमको निकालना है
कि पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, ठीक है, यानी पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में लगा समय, पुलिसकर्मी द्वारा। तो ये हो जाएगा आपको देखिए, तो दूरी टोटल कितना है 450, ठीक है, इंटू, अब पुलिसकर्मी की चाल है 8 और सापेक्ष चाल 8 - 7, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 गुना कर लीजिए 0, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 50 50 51 52, देख लीजिए ये आ जाएगा आपको 8 में 7 गया 1, 0, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36, इतना मीटर, यानी 3.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, स्क्वायर, यदि दोनों ओर स्क्वायर कीजिएगा तो ये होगा 1, यानी 169/144, या नहीं तो मत कीजिए स्क्वायर, रहने दीजिए, ये होगा 1 + x/12, ये हो जाएगा 13/12, ठीक है, 169 का 13, 144 का स्क्वायर रूट 12। अब ये 1 इधर आके घट जाएगा, यानी 1/12 बराबर x/12, 12 से 12 कैंसिल, x का मान 1। नेक्स्ट, दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, तो कहता अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, ठीक है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होने वाला है। तो देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो क्या होगा, √4r1r2, ठीक है, √4r1r2, याद रखना अनुस्पर्श रेखा की लंबाई होगा √4r1r2। अगर दो वृत्त बाह्यतः स्पर्श करता हो, ठीक है, बाह्यतः स्पर्श करता हो तो अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, क्या होगा, √4r1r2, √4r1 है 25, r2 है 9, यानी 2 × 5 × 3, 5 10 30, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात, ये 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी, ठीक है, 2 गुनी। अब अंतर सेम कीजिए, 3 में से गया 2, इसको 2 से गुना कीजिए तो 4, 2 में से गया 1, इसको 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में अंतर कितना है, 1 का, यहाँ भी 1 का, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, यानी 15। हमको कहता है नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु तो 3, 1 यूनिट का मान 15, 3 यूनिट का मान 45, लेकिन 5 वर्ष पहले का मान जोड़ दीजिए कितना होगा, 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक कंबल को इतना रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचा है, 30% हानि का मतलब हुआ 70%, 70% का मान है 1148, हमको चाहिए 5% लाभ, यानी 105 का मान क्या होगा, ये हो जाएगा 1148/70 गुना में 105, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए, तो इसको 5 दूनी 10, 5 का मान 14 पंचे 70, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 या 21, ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12, 7 या 22, 5 तिया 15, 2 17, 122, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किसी नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है, तो यह है टीवी सोमनाथन। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने राजीव गौबा के स्थान पर टीवी सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया है। श्री विक्रम मिश्री को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। अगस्त 2024 में विजय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत का पदभार संभाला, ठीक है। CS शेट्टी को SBI के अगले चेयरमैन, ठीक है, नियुक्त किया। ये पुराने करंट अफेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2024 की बात हो रहा है। फिर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है, 40 का होगा बी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला है, ठीक है। अप्रैल 2024 तक
69 जीआई टैग के साथ वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 30 मार्च 2024 को विभिन्न राज्यों को एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग यानी 63 जारी किया जाने का रिकॉर्ड है। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री चेन्नई तमिलनाडु में स्थित होता है। जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल 2003। 1999 में भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। कहता है किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की है। साहस पहल की शुरुआत की है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने जेल के कैदियों के लिए हिम केयर योजना शुरू की है। ओडिशा राज्य सरकार द्वारा जारी जो स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम जग मिशन को UN हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम यानी 32वां सदस्य देश बना है? स्वीडन। तो स्वीडन देश यूरोपीय देश स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। इससे पूर्व 31वां सदस्य देश के रूप में फिनलैंड नाटो का सदस्य बने थे। नाटो का 30वां सदस्य देश जो है मैसेडोनिया, ठीक है, राजधानी स्कोप्जे को बनाया गया है। 1949 में स्थापित उत्तरी अटलांटिक स्थित संगठन नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है। कहता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ए ऑप्शन बिहार। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया है। ठीक है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये बिहार में, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे। और भारत सरकार द्वारा जो है गंगीय डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। 22 मार्च 2024 को इसरो के द्वारा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है, RLV-LX-02 का सफल लैंडिंग कराई गई, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पुष्पक। ठीक है, जिसका नाम क्या है? तो पुष्पक नाम है। अंतरिक्ष विज्ञान में युवकों को प्रेरित करने हेतु तो इसरो ने हाल ही में स्टार्ट पहल शुरू की है। हाल ही में मंगल ग्रह पर शोधकर्ताओं द्वारा जो नोटिक्स ज्वालामुखी की खोज की है। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। कहता हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो 7वें स्थान पर। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 2023 में भारत की रैंकिंग 49वां है। विश्व भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 111वां है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत 67वें स्थान पर। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन डी ऑप्शन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 अगस्त 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के विजेताओं का नाम ऐलान किया। ठीक है, ये 70वां है। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुनी गई हस्तियों में 2024 में अवार्ड से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन से सम्मानित किया जाएगा। 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी फिल्म कंतारा के लिए दिया गया। ठीक है, मिथिया मेनन फिल्म जो है मलम और मानसी पारेख दी कच्छ एक्सप्रेस की संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मनोज वाजपेयी की फिल्म गुलमोहर के लिए और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान जो स्वराज बराचात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए मिला। कहता कि पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट दिया गया
तो 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू का यादगार भाषण भाग्य के साथ पूर्व निश्चित भेंट 14 अगस्त 1947 को दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की आधी रात को जो भाषण दिया था उसे जो है ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने कहा था कि आज रात 12 बजे पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ नई शुरुआत करने जा रही है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। नेहरू ने वर्ष 1912 में बांकीपुर कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1929 में नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम को जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी भू राजनीतिक उपलब्धि माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला जो है बिहार के भागलपुर जिला में स्थित है। गंगा नदी के किनारे पहाड़ियों की चोटी पर स्थित यह विश्वविद्यालय तंत्रिका बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र जो है बन गया है। गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था जिसने उदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। उसने अनेक मठ एवं बौद्ध विहार बनवाए। महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। कहता कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? बी ऑप्शन यानी फिरोज शाह तुगलक। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को फिरोज शाह तुगलक ने ध्वस्त किया। जगन्नाथ मंदिर कई बार आक्रमणकारियों के आक्रमण का शिकार रहा। जगन्नाथ मंदिर पर हमले और विध्वंस का पहला उल्लेख सन 1340 में मिलता है जब बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर इसको नष्ट कर दिया। मंदिर पर दूसरा हमला 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने किया। इस आक्रमण में जगन्नाथ मंदिर को काफ़ी नुकसान हुआ। जगन्नाथ मंदिर पर तीसरा हमला 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के सेनापति इस्लाम गाजी ने किया। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्व गंगराज वंश के राजा अनंत वर्मन जो है चोडगंग देव द्वारा किया गया। जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक है। इस हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है। इस मंदिर को सफ़ेद पेगोडा कहा जाता है। बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? हसन सूरी। बिहार में सासाराम का जागीरदार हसन सूरी था। शेर शाह के पिता हसन खान सूरी एक अफगान शासक का जागीरदार था। उन्हें सासाराम की जागीर जमाल खान से उनकी सेवाओं के लिए इनाम स्वरूप मिला था। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह ने जो भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का उपयोग किया। शेर शाह ने सोने के सिक्के, असरफी, चांदी का सिक्का, रुपये तथा तांबे का दाम नामक सिक्के चलाया। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम था। भारत में प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? 51 का होगा ए पुर्तगाली। तो भारत में प्रथम छापखाना पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। भारत में पहला प्रेस 1550 के दशक में पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया। पहली किताब पुर्तगाली मिशनरियों ने 1557 में प्रकाशित की। वास्को डी गामा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 में भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत सामुद्रिक नीति का संचालन किया जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति कहा जाता है। पुर्तगालियों के पश्चात डचों का आगमन हुआ और डच हॉलैंड के निवासी था। भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी। 1882 के भारतीय शिक्षा का जो अध्यक्ष कौन था?
हंटर 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर था। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 3 फरवरी 1882 को जो पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। डब्ल्यू हंटर का कार्य 1854 के जो वुड्स डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना है। हंटर आयोग का मुख्य सुझाव प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। हंटर आयोग की सिफारिश के लागू होने के बाद अगले 2 दशक तक देश की शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय 1882, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 स्थापना हुई। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। रेल आयोग 1902 विश्वविद्यालय शिक्षा का आकलन करने तथा उनकी कार्य क्षमता के संदर्भ में सुझाव देते हुए थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ। कदा की परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? तो 1849 में। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में 1849 में स्थापित की गई। परमहंस मंडली की स्थापना जो है दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने की है। उसके संस्थापक एक ईश्वर में विश्वास करते थे, मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने की बात करते थे। ठीक है। और महाराष्ट्र के युवा शिक्षित ब्राह्मणी मंडली में शामिल हुए, लेकिन 1860 के बाद यह आंदोलन ध्वस्त हो गया। ठीक है। वे महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह में भी विश्वास करते थे। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की कलकत्ता में की, जिससे बाद में ब्रह्मा समाज कहा गया। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभाव का तारा एवं भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत किसने की? थॉमस मुनरो। भारत के लिए रैयतवारी व्यवस्था की वकालत थॉमस मुनरो ने की है। रैयतवारी व्यवस्था का जनकदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवारी व्यवस्था जो 12 महल जिले में पहली बार कैप्टन रीड द्वारा किया गया। 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह जो है व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कदा की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी। यूपीए सरकार की यह महत्वाकांक्षी मिशन थी। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची के जो प्रभात फेरी मैदान से हुई। 25 सितंबर 2018 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इस योजना को संपूर्ण देश में मंजूरी लागू किया गया। आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इस योजना के द्वारा 10 करोड़ से अधिक परिवार को 5 लाख का मेडिकल बीमा दिया गया। इंद्रधनुष मिशन का समय चिकित्सा से है, जिसके अंतर्गत 7 बीमारी के टीके देने से प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में 12 रोगों के टीके का प्रावधान इसके अंतर्गत है। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो यह है गोरखपुर। हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर नामक स्थान पर जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है। जिसे आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा, ठीक है, कोवाड़ा नाभिकीय रिएक्टर आंध्र प्रदेश में, जैतपुर महाराष्ट्र और माही बांसवाड़ा नाभिकीय रिएक्टर ये राजस्थान में, चुटका नाभिकीय रिएक्टर ये मध्य प्रदेश, कवाली जो है ये आंध्र प्रदेश का। नाभिकीय रिएक्टर द्वारा नाभिकीय ऊर्जा का परिवर्तन उसमें ऊर्जा में होता है। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने किया था। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? 57 का सी होगा, बैकाल झील। तो मात्रा आयतन के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील बैकाल झील है। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया झील के दक्षिण भाग में 2 राज्य जो है इरकुत्स्क
और बुरियास्त गणतंत्र की सीमा पर स्थित है। यूनेस्को ने बैकाल झील को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इस झील की अधिकतम गहराई 1600 मीटर से अधिक और औसतन गहराई 740 मीटर से अधिक है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील टिटिकाका झील है। टिटिकाका झील यह पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील है। भारत का सर्वाधिक नमकीन झील सांभर झील। किस भारतीय राज्य में यह पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है? तमिलनाडु। तो भारतीय राज्य तमिलनाडु में पवन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य में शामिल है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल। गतिशील वायु की उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। हवा का क्षैतिज प्रवाह पवन कहलाता है। पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट, कहता कि असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ जो है खोजा गया था? तो बी ऑप्शन यानी डिगबोई में। तो असम में सबसे पहला तेल कुआं डिगबोई में खोजा गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना। डिगबोई तेल कारखाना 1901 में स्थापित किया गया। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में जामनगर तेल शोधक कारखाना है। विश्व में सर्वप्रथम तेल की खुदाई 1859 में USA में किया गया। खनिज तेल अवसादी चट्टान से प्राप्त होता है। भारत में किस राज्य में जो उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? 60 का होगा बी पंजाब। तो भारत में पंजाब राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 245 किलो से अधिक है। भारत में सर्वाधिक कीटनाशकों का उपयोग करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल है। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर प्राप्त कर चुका है। पोटाश उर्वरक के लिए भारत आयात पर निर्भर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ये है ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम फर्स्ट पे है रूस, ठीक है, दूसरा पे है कनाडा, तीसरा पे है चीन, चौथा पे है अमेरिका, पांचवा पे है ब्राज़ील, छठा पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवां पे है भारत और आठवां पे है अर्जेंटीना। कहता है विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया है। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है। रूस का क्षेत्रीय विस्तार यूराल पर्वत के पश्चिम में भी है, अर्थात यूरोप में भी है। तो यूरोप एशिया में भी है और यूरोप, ठीक है, रूस एशिया में भी है, यूरोप में भी। एशिया का सबसे उत्तरी देश है रूस। एशिया का सबसे दक्षिणी देश है इंडोनेशिया। एशिया का सबसे पूर्वी देश है इंडोनेशिया। दक्षिणी और पूर्वी है इंडोनेशिया। एशिया का सबसे पश्चिमी देश है तुर्की। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है तथा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया महादेश को द्वीपीय महादेश भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। कहता किस नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है। 1988 में धुबरी से ठीक है सदिया तक जो है 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या घोषित किया गया है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में जो है पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसमें 106 राष्ट्रीय जलमार्ग 2016 में घोषित किया गया। जलमार्गों की सर्वाधिक जो है लंबाई उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा और हुगली नदी से संबंधित 1620 किलोमीटर। कहता है कि 1 kg द्रव्यमान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी ठोस गोले को इसके केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः 50 रेडियन प्रति कोणीय वेग से घुमाया जाता है। घूर्णन की गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए घूर्णन की गतिज ऊर्जा की बात करें तो m का मान कितना है 1 kg, r का मान है 3 यानी 0.03 मीटर, ओमेगा है 50 रेडियन पर सेकेंड। तो घूर्णन गति क्या होती है 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यानी ये होगा 1/2 × 2/5 mr² इंटू ओमेगा 1/5 m यानी 1/5 m r² ओमेगा, यानी ये हो जाएगा 1/5 × 1 × 0.03 का होल स्क्वायर और इंटू में 50 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9/20 जूल। दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये 6वां आवर्त तथा तीसरा समूह। दीर्घवृत्ताकार आवर्त सारणी में 6वां आवर्त और तीसरे समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। जितना आवर्त होते हैं उतना ही कक्षाएं होती हैं, जिससे आवर्त की संख्या उतना ही अधिक होती है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त 18 वर्ग है। प्रथम आवर्त में 2 तत्व तथा छठे आवर्त में 32 तत्व। मनुष्य में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? 65 का सी, छोटी आंत में। ठीक है, तो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। मानव भोजन के पाचन की जो है संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और मल परित्याग। छोटी आंत की दीवारों में ठीक है आंतरिक रस निकलता है, जिसमें निम्न एंजाइम होते हैं: इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टेज और लाइपेज। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। कहता है कि साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 15। ठीक है, 15 होती हैं। साइक्लोपेंटेन जो है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं और कुल एकल जो है बंध या कुल एकल सिग्मा बंध 15। नेक्स्ट कहता है एक कांच की पट्टी उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश किरण का आपतन कोण कितना होता है? 67 का देखिएगा 0 डिग्री। तो एक कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो सी ऑप्शन। तो देखिए एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में फास्फोरस खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एडीपी से एटीपी का रूपांतरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि प्राकेंद्रिकीय कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत का चयन कीजिए। तो ये तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के गुण है कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, बिना झिल्ली के कोशिकांग होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं अंतःपराधोयी जालिका नहीं पाई जाती हैं, इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स के उदाहरण हैं जीवाणु, नीलहरी शैवाल और साइनोबैक्टीरिया आदि। ठीक है, तो कहता है कि प्राकेंद्रिकीय कोशिका की कुछ विशेषता में यह गलत है कि इसमें झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी रहती है। नेक्स्ट कहता है कि किस अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवी द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता? तो यह है सी, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक अपशिष्ट को जीवाणुओं या अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जाता है। पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक है। प्लास्टिक बड़े भार का कार्बनिक पदार्थ होता है। यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाले पॉलीमर के रूप में जाना जाता है। प्लास्टिक की खोज 1846 में प्रसिद्ध जर्मन रसायन जो क्रिश्चियन सेनबर्ग ने की। प्लास्टिक ग्रीक भाषा के प्लास्टिको शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ढालना। ठीक है, प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, जबकि चमड़ा, मलमूत्र, कागज जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। और प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक इसे बार बार गर्म कर ढाला जा सकता है, जिससे पीवीसी, नाइलॉन, पॉलीथीन आदि। और थर्मोसेटिंग कहता इसे केवल एक बार गर्म कर ढाला जाता है, जैसे बेकेलाइट, मेलेमाइन आदि। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।